ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? लास्ट क्लास हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास देखे थे और फर्स्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि इकोनॉमिक्स क्या है, एडम स्मिथ का क्या रोल है, कार्ल मार्क्स का क्या रोल है, चाणक्य का क्या रोल है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो शब्द माइक्रो उस शब्द से आया है, MIKROS, माइक्रो शब्द से आया है, और मैक्रो शब्द मैक्रोस शब्द से आया है, MAKROS, मैक्रोस शब्द से आया है। ठीक है, लास्ट क्लास जो भी बातें हुई थी आज उसको हम कुछ रिवाइज करेंगे और आगे लेके आपको चलेंगे। ठीक है, तो देखो, द टर्म इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका कि अर्थ क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है जी। ठीक है सर। टिल 19th century इकोनॉमिक्स वॉज नॉन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1800 से लेकर के 1899। ठीक है, अगर हम 19th सेंचुरी कह रहे हैं, अगर हम 1800 से 1899 ईस्वी कह रहे हैं, ये हो गया आपका जस्ट अ मिनट, ये हो गया आपका 19th सेंचुरी। जैसे वी आर इन 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी क्या हो गया? 21वीं शताब्दी मीन्स क्या हो गया? 2000 से लेकर के 2099 तक 21वीं शताब्दी कहलाएगी। हमेशा याद रखना, जिस समय जिस समय शताब्दी होगी उस समय क्या होगा, उसका एक कम कर दो, 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी मीन्स 20 आगे आ गया। 19th सेंचुरी 18 आ गया। अगर हमने कहा 20th सेंचुरी तो वहां क्या आ गया? 1900 से लेकर के 1999। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जब भी हम 19th बोलें तो 1800 में आ जाओ, 19th बोलें 20th बोलें 19 में आ जाओ। मीन्स क्या है? मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? मीन्स कहने का मतलब यह हुआ सर कि जो भी शताब्दी होगी वो शताब्दी आपकी क्या हो जाएगी? एक कम हो जाएगी, जिससे कि आप उसको नोट कर लो। ठीक है, 19th सेंचुरी का मतलब यह हो गया कि 1800 से लेकर 1899 तक ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। इसको पॉलिटिक्स के साथ ही हम इसको पढ़ते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि हमने इकोनॉमिक्स का अलग से एक विषय बनाया, एक अलग से सब्जेक्ट बनाया और उसको इकोनॉमिक्स को हम सीखने लगे। ठीक है, एडम स्मिथ इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, उनकी एक किताब आई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये फुल नाम हुआ, ये टोटल एक नाम हुआ, जो कि लास्ट क्लास हमने बताया था आपको, द वेल्थ ऑफ नेशन। उस किताब का पूरा ये नाम जो है इस तरह से है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 ईस्वी में 1776 में आपका ये बुक आया था, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स की परिभाषा देखी जाए, इकोनॉमिक्स क्या है आखिर, इसकी परिभाषा देखें तो क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर विच डील्स विथ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है ये।
इकोनॉमिक्स का आपका ये जो डेफिनेशन है इसको आपको याद करना होगा। टोटल आपका इकोनॉमिक्स का फुल नेचर, उसका जो भी गुण है, सारा गुण फीचर्स इस डेफिनेशन में आ गया है। मीन्स कहने का क्या है, इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर विच डील्स विथ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज related to all the economic issues and economic problem at the level of individual, that is microeconomics, and all the economic problems and economic issues at the economy as a whole, that is macroeconomics। कहा गया इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर, वह सब्जेक्ट है, वह विषय वस्तु है जो कि क्या क्या करती है, जो डील करती है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है सर, आगे बताएंगे, बताए भी थे कल। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, परचेज है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, सर्विस है। ये 5 तरीके के, ये 5 तरीके के, ये 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ठीक है, ये 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जी। तो विच डील्स विथ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑल द इकोनॉमिक इश्यूज, जो कि सारे इकोनॉमिक इश्यूज में डील करता है, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे डील करता है, जितना भी इश्यूज है, जितना भी प्रॉब्लम है, सब पे डील करता है जी। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एक एक इंसान पर, इंडिविजुअल रिलायंस पर एक है। जब हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन की, जब हम बात करेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की, तो वहां पे रिलायंस, एयरटेल सब आ जाएंगे। लेकिन जब हम इंडिविजुअली रिलायंस की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो गया, वो माइक्रो का पार्ट हो गया। ठीक है, एंड ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के लेवल पे अगर हम कोई इशू फाइंड आउट करते हैं या कोई प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते। तो आपको मालूम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आइए देखिए, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि काफी लोग, काफी स्कॉलर्स ने इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास किया है। सबका अपना अपना नजरिया है, 4 नजरिया है। देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 विजन, 4 स्कोप, 4 स्कोप है, 4 विजन है इकोनॉमिक्स को समझने का। पहला है वेल्थ व्यू पॉइंट, वेल्थ के अनुसार आप इकोनॉमिक्स को कैसे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज वेलफेयर व्यू पॉइंट, आप वेलफेयर से कैसे इकोनॉमिक्स को देखते हैं, वेलफेयर व्यू पॉइंट से। स्कैर्सिटी से आप कैसे देखते हैं और ग्रोथ से कैसे देखते हैं। वेलफेयर से मतलब क्या हुआ, वेल्थ से मतलब क्या हुआ, स्कैर्सिटी क्या है और ग्रोथ क्या है। वेल्थ का मतलब क्या हुआ जी, वेल्थ का मतलब हो गया पैसा, पैसा, संपत्ति। एडम स्मिथ और जेबी से 2 विद्वान थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ वेल्थ देखा। उन्होंने जो भी थियरीज दी इकोनॉमिक्स की में, वो वेल्थ से रिलेटेड थी। फ्री प्ले ऑफ द मार्केट था, जहां पे सप्लायर्स हैं, बायर्स हैं, बीच में कोई नहीं है। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द बायर्स एंड द सप्लायर्स। गवर्नमेंट का काम इतना सा है कि वो शासन, प्रशासन और सेना देखे, बस सिस्टम अच्छा करे, लीगल एक्टिविटीज अच्छी से अच्छी हो, और प्रशासन, शासन हो गया। अब सेना जो बाहरी क्षेत्र के, जो बाहर के देश हैं,
आप पे अटैक ना करे, इसकी भी चिंता आपको करनी है। बाकी आप देश को छोड़ दीजिए, सप्लाई डिमांड अपने आप प्राइस को तय करेगा। ठीक है, तो ये कौन दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था और जेबीसी ने दिया था। नाउ वेलफेयर व्यू पॉइंट। वेलफेयर मतलब क्या हुआ? अगर लास्ट कोने पे बैठा हुआ वो बबलू भी है ना, लास्ट कोने पे, उसके भी खाने की चिंता सरकार को करनी होगी, पहनने की, कहां रहेगा उसकी हर एक चिंता सरकार को करनी पड़ेगी। दैट इज वेलफेयर व्यू पॉइंट। अल्फ्रेड मार्शल, पेग्यू, कार्ल मार्क्स जैसे लोग इस थियरी के फेवर में थे। वेलफेयर व्यू पॉइंट। नेक्स्ट वन इज स्कैरसिटी। प्रोफेसर लायोनिल रॉबिन्स, और यू कैन से रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स। स्कैरसिटी, इन्होंने तो विचित्र बात कह दिया और बहुत सटीक बात कहा। जो बात बुद्ध ने कहा था वही बात इन्होंने कहा, रॉबिन्स ने कहा। बुद्ध ने कहा था कि आपके दुखों का कारण आप स्वयं हैं, आपके दुखों का कारण आपकी इच्छाएं हैं, बस आपकी इच्छाएं हैं। अब मान लो मेरी इच्छा है कि मेरे पास मर्सिडीज हो और वो किसी कारण से नहीं आती है, नहीं होता है मेरे पास। मेरी एक इच्छा है कि मेरे पास एक सुंदर सा 4 BHK फ्लैट हो, नहीं हो पाता है मेरे पास, तो दुखी है। हम चाहते हैं कि आज मटर पनीर खाएं, नहीं हो पाया, दुखी हो गए। तो मेरे दुख का कारण मेरी इच्छाएं हैं और कोई कारण नहीं है। यही बुद्ध ने कहा और यही रॉबिन्स कहते हैं। रॉबिन्स क्या कहते हैं? रॉबिन्स उसी चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोल दिए, चीज वही है लेकिन घुमा के बोल दिए। क्या बोले? बोला गया कि देयर आर 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। क्या है? क्या प्रॉब्लम है बेसिक? पहला, अनलिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है हमारे पास? अनलिमिटेड है। हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? अनलिमिटेड है। मतलब रिसोर्सेस तो रॉबिन्स ने क्या कहा? अनलिमिटेड वांट। हमारी इच्छाएं क्या है? असीमित है। हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषा क्या है? असीमित है। हम चाहते हैं बैठे बैठे यहां पे रशिया घूम के आ जाएंगे, अभी हम चाहेंगे अमेरिका में हो जाएंगे। मीन्स क्या है? इच्छाएं क्या है? असीमित हैं। इच्छाएं आप कुछ भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड वांट। लेकिन उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस की क्या है? कमी है। आप कुछ भी हैं, कितने भी बड़े हैं, आप लाइफ में स्ट्रगल कर ही रहे होंगे। इवन दो जुकर्सबर्ग भी, मस्क भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या है स्ट्रगल? मस्क ये स्ट्रगल कर रहा है कि हम नंबर 1 ही रहें। आज अडानी किसी वजह से पीछे आ गया, फिर से आगे जाने का स्ट्रगल कर रहा है। ये क्या है? कि स्कैरसिटी व्यू पॉइंट। आपकी इच्छाएं अनंत हैं, उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस की कमी है, और जो रिसोर्सेस की कमी है और वो रिसोर्सेस आ जाए तो आपके पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस हो जाएंगे कि उससे क्या करें। अब मान लो मेरे पास क्या है? एसी नहीं है। हमने भगवान को खूब धूपबत्ती चढ़ाया, अगरबत्ती लगाया, भगवान 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 भगवान, प्लीज 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 भगवान मुझे एक एसी दे दो। भगवान ने मुझे क्या किया? मेरा सुन लिया और मुझे 50,000 रुपया कहीं से आ गया। जैसे ही 50,000 रुपया आएगा, अब मेरा दिमाग दौड़ने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस बार की गर्मी तो निकल ही गई,
60%, अब अगले साल लेंगे, इस साल फ्रीज लेंगे, इस साल और भी कुछ लेंगे। मीन्स क्या हो गया? डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ सेम रिसोर्सेस। आपके पास ऑप्शंस कई है ना एक रिसोर्सेस के। ये क्या है? स्कैर्सिटी व्यू पॉइंट, जो कि रॉबिन्स ने कहा, जो जीवन की सच्चाई है ये। नेक्स्ट आओ, सैमुएल्सन क्या कहते हैं, किन्स क्या कहते हैं? सैमुएल्सन या किन्स ग्रोथ व्यू पॉइंट बताते हैं। ग्रोथ, कि कैसे हम एक इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, कैसे एक इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, कैसे क्या क्या थियरीज इन्होंने दिया है, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं जिससे कि इकोनॉमी आगे अपलिफ्ट कर सकती है। तो सैमुएल्सन और किन्स ने मिलकर के ग्रोथ व्यू पॉइंट में इकोनॉमिक्स में अपना थ्योरी दिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे मूव करो, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और हम देखेंगे अब कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक्स का क्या स्वरूप रहा, कैसे हम आगे आजादी के बाद आए। आइए समझते। हुआ क्या, हुआ क्या 1947-48 में हम आजाद हुए। 47 में हम आजाद हुए। 47 में हम आजाद होने के बाद क्या हुआ, 48 तक पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। पाकिस्तान अलग होने का मतलब क्या हुआ? पंजाब सिंध का वो एरिया जहां हमारे पास प्रचुर मात्रा में गेहूं और चावल उपजता था, वो हमसे ले लिया। साथ में कई पैसे लिए वो हमसे, अप्रोक्स 50 करोड़ रुपया लिया पाकिस्तान हमसे अपना देश को बनाने के लिए। तो क्या हुआ, सबसे बड़ा धक्का तो हमको यह लगा कि आजादी जब मिली हमको, हमें अंग्रेजों से विरासत में गरीबी मिली और उस गरीबी में भी पाकिस्तान का हिस्सा अलग हो गया। और पाकिस्तान का जो हिस्सा अलग हुआ उसके बाद क्या हुआ, देखो मैंने लिखा है ना, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान डिवाइडेड। 48 में ये हुआ। 60s में आओ, 60s में दो कहानियां हुई, एक अच्छी एक गंदी। अच्छी कहानी क्या है? 60s में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आया, जिससे कि हमने क्या किया, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। इंडियन इकोनॉमिक्स जो लोग बच्चे 12 में है सीबीएसई में, वो लोग समझते होंगे। हमने पर हेक्टेयर का उत्पादन को इंक्रीज किया और मेजर उत्पादन में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ व्हीट एंड राइस में। ये हुई अच्छी बात। गंदी बात क्या हुई, हम चाइना पे सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, सबसे ज्यादा भरोसा हमें चाइना पे था। हमारे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और उन्होंने चाइना पे अंधा विश्वास किया और इस विश्वास पे ऐसा विश्वास था जो बाद में चलकर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आ रही है कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। वी कैन चेंज द फ्रेंड्स बट नॉट नेबरहुड। और उसी के तर्ज पर यहां पे जवाहरलाल नेहरू चाइना पे भरोसा कर रहे थे और चाइना से हम दोस्ती निभा रहे थे, चीनी हिंदी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। चाइना ने इसका फायदा उठाया। हम वार के लिए प्रिपेयर थे नहीं, हम वार के लिए प्रिपेयर थे नहीं और चाइना क्या किया, हम पे वार थोप दिया। चाइना प्रिपेयर कर रहा था वार के लिए। चाइना ऊपर था, पहाड़ के ऊपर था, हम खाई में थे, नीचे थे। हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी था ना ही हम प्रिपेयर्ड थे।
और हम नीचे से वॉर कर रहे थे, वो ऊपर से कर रहे थे। उसके पास वॉर करने का एक प्लस पॉइंट था, पॉजिटिवनेस था उसके पास एक, कि वो ऊपर से वॉर कर रहा था। और उस चाइना युद्ध के बाद जब हम हार गए, उस युद्ध को हम हार गए, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो गई थी, हम कर्ज में आ गए और कर्ज में ही डूबते चले गए। हम आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से लोन लेते चले गए। आ गया 1980। 1980 के पहले एक यहां पे एक और होता है 1971। 60 में जब हम युद्ध करके आए, 71 में पाकिस्तान को लगा कि हम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, अस्तित्व मिट चुका है, इंडिया पे हमला करो। और उन्होंने ये गलती कर दी, इंडिया पे हमला किया। और उन्होंने जो हमला किया, कहां से किया? राजस्थान का एक इलाका है लोंगेवाला, वहां से किया। लोंगेवाला एक इलाका है राजस्थान का, वहां से उन्होंने क्या किया? वहां से अटैक किया। बहुत दिलचस्प कहानी है। उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और उस समय क्या हुआ, यही वो दौर था जब पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटता है और बांग्लादेश बनता है। इस समय हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक खराब हो चुकी थी, लेकिन एक प्लस पॉइंट था कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर सैन्य समर्पण अगर कोई देश किया है तो वो इस समय किया है। लगभग 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने झुककर अपने आप को समर्पण किया कि हम आपसे हार मानते हैं, हमसे गलती हो गई। ये वो पल था 1971 का। अब आइए आगे 1980 में। 1980 में यह वह दौर था जहां पे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे। और व्हाइट रिवॉल्यूशन कैसे आया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन अथिक प्रयास था सरदार वल्लभ भाई पटेल का और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। इन्होंने किसानों को मोटिवेट किया कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ मूव कीजिए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई अगर मिलता है कोऑपरेटिव का और व्हाइट रिवॉल्यूशन का, तो वो गुजरात का आनंद शहर है, जहां से अमूल की उत्पत्ति होती है। वहां से अमूल बनता है और आज विश्व में अमूल छाया हुआ है। आज अमूल क्या नहीं बेचता है? अमूल दूध बेचता है, छाछ बेचता है, दही बेचता है, पेड़ा बेचता है, आइसक्रीम बेचता है और भी बहुत कुछ बेचता है। आज 15,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बन गई है। ये कोऑपरेटिव है। ये कोऑपरेटिव का मतलब होता है साथ मिलकर काम करेंगे। ये ताकत है इस देश की। कोऑपरेशन मीन्स अगर कई सारे छोटे लोग मिल जाएं तो एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है अमूल, लिज्जत पापड़, ये सब एग्जाम्पल है इसके। वहां पे एक खराब बात हो गई हमारे साथ। बंगाल में द ग्रेट डिप्रिसिएशन आ गया। बंगाल की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां पे क्या हुआ, उत्पादन पूरी तरह नष्ट हो गया। और हम वहां पे क्या आ गए, हम वहां पे हमारा देश भूखमरी का शिकार हो गया। और हम कर्ज पे जीते गए और कर्ज लेते गए। आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना हमारी मजबूरी बन गया। एक समय ऐसा आया 1991 आते आते कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में 20 दिन का भी खाना नहीं बचा। 20 दिन का भी खाना नहीं बचा हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि हमने जो कर्ज ले करके और अपना सोना को गिरवी रखा था, गोल्ड को जो हमने मॉर्गेज किया था, अब हमारे पास सोना बचा ही नहीं कि हम उसको मॉर्गेज रखें और उससे पैसा लेके खाएं। हमने कई जगह कई दरवाजा खटखटाया। हम कई जगह गए, अमेरिका गए, रशिया गए, काफी देशों में घूमा, वर्ल्ड बैंक गए, आईएमएफ गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी।
और हमारे देश को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। हमारे देश को इन्होंने कहा कि ये देश सबसे रिस्की देश है, कभी भी डूब सकता है, ये इकोनॉमी कभी भी डूब सकती है। काफी मशक्कत करने के बाद आईएमएफ माना और आईएमएफ ने शर्त पर लोन दिया इंडिया को। क्या शर्त थी? कि आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएंगे। सर व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है सर? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होती है एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ सर? पहले हम 21 चीजों पे अधिकार जमा के रखे हुए थे कि इस सेक्टर पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही काम कर सकता है। 21 चीजों पर हमने वहां पे रिड्यूस किया, और वहां पे हमने रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ क्या क्या किया? एक आर्म्स एम्यूशन, सेकेंड एक तो आर्म्स एंड एम्यूशन हो गया, सेकेंड क्या हो गया सर? सिगरेट, थर्ड वन इज लिकर, फोर्थ वन इज अल्कोहल, फिफ्थ वन इज drugs, and sixth one is gunpowder। ये सब कुछ चीज 6 चीजें थी, 6 चीजें थी जिसपे कि हमने आज भी लाइसेंस लगा के रखा हुआ है। ये 6 चीजें थी, 6 बातें थी जहां पे हमने लाइसेंस आज भी रखा हुआ है। आज भी हम लाइसेंस रखे हैं इसके ऊपर, इन 6 चीजों पर। बाकी हमने सारे चीजों पर लाइसेंस खत्म कर दिया। मीन्स हमने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए दरवाजा खोल दिया कि हम सिर्फ 6 सेक्टर ऐसे रखेंगे जहां पे सरकार का लाइसेंस लेना अति आवश्यक होगा। बाकी किसी सेक्टर में सरकारी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वहां से सरकारी स्कूलें खुली, प्राइवेट स्कूल्स खुले, वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलने ज्यादा चालू हो गए। और ये 90s का दौर था साहब, समझना बात को, 90s, जहां पे एकाएक कई सारे इवेंट देश के लिए पहली बार होते हैं। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन जाती है, मिस वर्ल्ड बन जाती है। ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स बन जाती है। मास्टर ब्लास्टर बन जाते सचिन तेंदुलकर। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इनके पास टैलेंट नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैसे एक इंडिया जो कि एक बैकवर्ड देश था, कर्ज में डूबा हुआ था, वहां के लोग एटेंडम इतने फेमस कैसे होने लगे? इसके पीछे था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है सर? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक ये जो पृथ्वी है ना, ये एक है, हम मानते क्या है? ये पृथ्वी एक है। मीन्स क्या हुआ? हम आपको सामान बेचेंगे जो आपके पास नहीं है, आप हमको सामान बेचिए जो हमारे पास नहीं है, हम आपके यहां व्यापार करेंगे, आप मेरे यहां व्यापार कीजिए। तो क्या हुआ? बाहरी कंपनीज यहां आई, उनको चाहिए था फेस, जिस फेस पर लोग भरोसा करते हो, देखते हो। तो उस समय 2 फेस था, ऐश्वर्या राय का और सुष्मिता सेन का। ऐश्वर्या राय का हम फेस देख रहे थे जो कि हम इंडियन मार्केट में घुस पाए। हमने अटेंडम क्या किया?
सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का ताज दिया, जिसपे इंडिया में क्या हुआ, एक फेस उभर के सामने आया और उस फेस पर हमने पॉन्ड्स जैसे क्रीम का, फेयर एंड लवली जैसी क्रीम का ब्रांडिंग किया और इंडियन मार्केट में बेचा। यह क्या है? ग्लोबलाइजेशन। हमने तेंदुलकर को फेमस किया। क्यों? पहले विल्स नाम की एक कंपनी आई जो सिगरेट बनाती थी। वो विल्स इंडिया में आके अपना बिजनेस को स्थापित की और इंडियन मार्केट में घुसने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया का जो जान था, आत्मा था, क्रिकेट जो पूरा इंडिया दीवाना था, उस क्रिकेट में अपना जर्सी को स्पॉन्सर किया उन्होंने। बाद में चल के इस पेप्सिको आई, बाद में चल के MRF आया, जिसका कि ताउम्र सचिन तेंदुलकर ने प्रचार किया बैट पर लगा करके। बैट नहीं बनाती है वो कंपनी। MRF इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग बैट, बट वो टायर बेचने के लिए सचिन तेंदुलकर के बैट पर MRF का स्टिकर चिपकाती थी। ये सब है ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि हमने लोगों को चमकाया अपने प्रोडक्ट को चमकाने के। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम 1991 तक पहुंच गए हैं। ये बहुत ही अहम साल है, टर्निंग पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहां से हम क्या हो रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बन रही है, आगे चलकर हम इस पॉलिसीज से काफी कुछ गेन करते हैं और यहां से दरवाजा खुल जाता है विदेशी लोगों को यहां इंडिया में आके व्यापार करने का। यहां से हमारी जो विकास की पटरी है वो तेजी से भागने लगती है। अब हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स को हम आगे लेके चलें। हम 11th का और 12th का अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। जो बच्चे 11th के हैं उसको देख करके, और जो बच्चे 12th में बोर्ड देंगे उन बच्चों के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग कंटिन्यू कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे कि आम घर तक वीडियो पहुंचे और उनको सीखने का मौका मिले। सो प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं एकदम युद्ध बेसिस पर आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 11th 12th मेरा ये एकदम टारगेट है कि अगले 3 से 4 महीने में मैं 11th और 12th को खत्म कर दूं। सो प्लीज आप लोग कंटिन्यू कीजिए इसमें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।